एक ऐसी जगह जहां इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज़ में है। इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जहां बसा है इंडिया का सबसे ठंडा विलेज द्रास। पर कितना ठंडा? हम सबको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाता है। ह्यूमन ब्लड बॉडी से बाहर -3 डिग्रीज पर जम जाता है। हमारे घर के फ्रिज में फ्रीज़र का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक हो सकता है। डीप फ्रीज़र में टेम्परेचर -20 तक हो सकता है। तो आप यहाँ का टेम्परेचर जानना चाहेंगे? यहाँ का अभी टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस। फेस पे पूरी बर्फ जम गई है। पर ये यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 1995 में द्रास में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और तब से ही ये इंडिया की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। पर जब इतना ठंडा होता है तो क्या होता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, वही सब जानने मैं आया हूँ इस खूबसूरत विलेज में। चारों तरफ आपको बर्फ़ देख के और ये सब देख के तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे कितना ठंडा है मेरे कपड़े देख के। बट इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता जितना यहाँ पे गिर जाता है। तो जब मैं द्रास में आया था तो मुझे बस इतना पता था कि ये इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह है। इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये दिखती कैसी है, तो बस थोड़ा बहुत इमेजिन किया था। तो मेरी उस इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है एक्चुअल में। इतनी सुंदर जगह है ये सच में, मतलब चारों तरफ इतने खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है पूरे चारों तरफ, जितने भी 360 डिग्रीज आप देख लो। और बीच में एक वैली टाइप का सा एरिया है जहाँ पर कुछ कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं घर के। तो जैसे कुछ एक साथ आपको 8-10 घर दिखेंगे, फिर कुछ दूर पे 8-10 घर दिखेंगे, फिर थोड़ी सी जगह पर दिखेंगे 10-12 घर, फिर नदी के उस पार कुछ घर हैं। और इतनी खूबसूरत होने के बाद भी अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस नहीं है, बस इसलिए फेमस है कि ये कोल्डेस्ट प्लेस है। बट ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, मतलब सच में ये तो मैं मान गया। पर द्रास सिर्फ ठंडा है ये बात इसे खास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ 22,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इतनी पॉपुलेशन इस फ्रिज से भी ठंडी जगह में कैसे रहती है, वो जानने के लिए मैंने कुछ दिन यहीं गुजारने का फैसला किया, वो भी यहाँ की एक फैमिली के साथ। अहमद जी अपनी फैमिली के साथ इसी मड हाउस में रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी जगह में रहने के लिए कोई आम घर काफ़ी नहीं है। यहाँ के ये मिट्टी, कंक्रीट और लकड़ी से बने मड हाउसेस बहुत ही सोच समझकर बनाए गए हैं। बल्कि इनमें ठंड तो कहाँ अंदर जाएगी, खुद अंदर जाने के लिए भी कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ के घरों में जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे करके ब्लैंकेट डाल के रखते हैं, ताकि अगर कभी दरवाज़ा खुले तो सीधे हवा एकदम अंदर आके उसकी गर्मी ना ख़त्म कर दे घर की। ये मेन गेट खुल के सीधे आप किसी कमरे में नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पे अब जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा आएगी उसे यहाँ इसी कॉरिडोर में रोकना है, और उसके बाद एक और कॉरिडोर आएगा, उसके बाद फिर एक और दरवाज़ा खुलेगा और फिर किचन और कमरे वगैरह आएंगे बाकी के। तो इतनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दरवाज़ों पे ठंडी हवा को रोकते हैं ये। सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, बल्कि यहाँ विंडोज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हवा तो यहाँ से भी आ सकती है। इसलिए विंटर्स में घर की सभी विंडोज़ को शीट या पन्नी लगाकर पूरी तरह सील कर दिया जाता है। और कुछ विंडोज़ जो साउथ की तरफ है, जहाँ से धूप आती है, उन्हें रोज़ दोपहर में खोल दिया जाता है। बल्कि इस घर के फ्लोर में भी कई इंसुलेशन की लेयर करी जाती है। मैं यहाँ पर ये नीचे कारपेट बिछा रखा पूरा इन्होंने, और उस कारपेट के नीचे भी फॉर्म है, ताकि नीचे ग्राउंड से भी ठंडक ना आए, क्योंकि ज़मीन भी ठंडी हो जाती है। पर इतना सब करना भी यहाँ की बेरहम ठंड को रोकने के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ हर कमरे में बुखारी है, जो कि एक तरह का हीटर होता है, जिसमें लकड़ी और गोबर जलाकर कमरे को गर्म रखा जाता है।
और साथ ही साथ खाना भी इस पर ही बन जाता है। और फिर भी अगर ठंड लगे तो ये लोग पिंक चाय पीते हैं, जो कि अभी बनाई जा रही है। ठंड में फायदेमंद है। इसका टेस्ट कैसा है? बटर टी जैसा? हाँ, इसमें थोड़ा बटर लगा हूँ। अच्छा, बटर भी है? नहीं लगाऊँ मैं। अच्छा अच्छा। क्या मज़ा आता है देखो। चाय को ऐसा पिंक कलर मिलता है बेकिंग सोडा डालने से। इसके टेस्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर यह हेल्दी होती है। और अब समय है जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी जमा करने का, क्योंकि सारी पाइपलाइंस और स्ट्रीम्स का पानी जमा हुआ है, तो इन लोगों के पास पानी का सिर्फ एक जरिया बचा है, और वो है ज़मीन के अंदर से हैंडपंप के ज़रिए। बल्कि हैंडपंप को भी फॉर्म लगाकर जमने से बचाना पड़ता है। फिर पानी को डब्बे भर भर के अपने घर के अंदर लगे टैंक्स में जमा करते हैं। और इस हैंडपम्प से जो भी पानी निकला है ना, वो थोड़ी देर में यहाँ तक बस बहा है, और वो आगे भी देखो पूरा जम गया है। ये देखो, ये जमा हुआ है पूरा। इतनी देर में पानी भी जम गया यहाँ पे। कुछ सेकंड बस इतना सा रास्ता इसमें कवर किया, यहाँ पे जम गया। और कुछ लोग यहाँ पर ही कपड़े भी धो लेते हैं। और कपड़े धोना तो ठीक है, पर सुखाने का क्या? तो अगर आप इंडिया की कोल्डेस्ट जगह में रह रहे हैं, तो आपके गीले कपड़ों में कुछ इस तरह से बर्फ़ जम जाएगी। जैसे हम जो कपड़े सुखाते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, उसमें से पानी टपकता है, तो इन गीले कपड़ों से जो पानी की बूंदें निकली हैं, वो सारी हवा में ही जम गई हैं। अगर मैं आपको इन कपड़ों को उठा के दिखाऊँ ये कपड़े कैसे हैं, तो ये कपड़े पूरी तरह से देखो जमे हुए हैं। ये देखो, ये स्वेटर आप देख रहे हो, ये पूरा स्वेटर जमा हुआ है। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बर्फ़ पकड़ ली हो। ये पूरा स्वेटर कड़क हो चुका है। देखो, ये देखो, ये देखो, कड़क एकदम, ये पूरा कड़क हो गया। अगर मैं इसको मारूं, ये देखो कड़क कपड़े। ये है द्रास की सर्दियाँ। आप सोचो कितना ठंडा एरिया है ये। बर्फ से भरी ये वादियाँ खूबसूरत तो लगती हैं, पर तब तक ही जब तक इस बर्फ को घंटों लगा के साफ न करना पड़े। तो ये आपके घर की छत है ना? घर की छत है ये? घर की छत पे इतनी बर्फ, पता ही नहीं चल रहा छत है। ऐसा लग रहा ज़मीन है। सबसे ज़्यादा ठंड पड़ा था सर यहाँ पर 1995-96 में। उस टाइम बोलता है हमारे बाप दादे लोग बोलता है कि -50 अबव या 50 या -60 तक गया था, बोलता है। -50 -60 तक गया था, बोलता है सर। तब उस टाइम जो गाय का मतलब कमरा है ना सर, उसमें गाय उसे दीवार के साथ चिपक कर मर गया था, बोलता है। दीवार दीवार के साथ चिपक कर मर गया था, बोलता है। पर ऐसी ठंड के बाद भी लोगों को यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। हमें एक फख्र लगता है कि हम सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस के रहे। हाँ, वही हमें एक फख्र है। फक्र तो मुझे भी हुआ अपने यहाँ आने के डिसीजन पर, जब कुछ ही देर में ये खूबसूरत स्नोफॉल दिखी। तो अभी द्रास में बड़ी खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में डस्ट हो, इतनी फाइन है यहाँ की बर्फ़। तो द्रास में कुछ ऐसी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पर अभी सब कुछ वाइट हो गया है पूरी तरह से। आसमान, ज़मीन और घर भी यहाँ के पूरे वाइट हो गए हैं, इतनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। यहाँ की स्नो बहुत ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है, तो आप जैसे हटाओगे ऐसे करके ये भीगती नहीं है, ये आपका हाथ वाथ कुछ भी नहीं भीगता, ये
पाउडर की तरह हट जाती है बस, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए थोड़ी पाउडर्ड फॉर्म की बर्फ़ है, एकदम रुई जैसी। अभी यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे से घर पूरे जो एकदम वाइट, और फ्रॉस्ट नहीं होता जो पूरा धुआं है जो सर्दी का, उसमें लिपटे हुए हैं, और कहीं कहीं लाइट्स जलती हुई दिख रही है। स्नोफॉल चाहे आपने कितनी बार भी देखी हो, पर हर बार खुशी पहली बार जैसी ही मिलती है, और इसे देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो जब यहाँ पर इतनी ठंड है तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ सो कैसे रहा हूँ। तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पर मड हाउस में, एक रूम है होम स्टे के अंदर, जिसमें यहाँ बीच में बुखारी लगी हुई है और अभी वो चल रही है। उसके बाद भी एक ब्लैंकेट ये लगाया हुआ है मैंने, एक ब्लैंकेट डबल किया हुआ है, और फिर एक मोटी रज़ाई है यहाँ की, और फिर अगर इसके बाद भी ठंड लगती है तो ये है हीटिंग पैड। तो कुछ यहाँ ऐसे रात में जब बाहर इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो कुछ इस तरह सोया जाता है। तो चलो सो जाता हूँ, फिर सुबह बहुत ठंड में बाहर जाना है यार, सनराइज़ का शूट करना है। सुबह की शुरुआत होती है गाय का दूध निकालने से, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ गुजारने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ गांव में हर घर में लोग डेयरी के सामान की ज़रूरत के लिए गाय और अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हैं। और क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ लंबी होती हैं तो हर ज़रूरत का सामान गर्मी से ही जमा करना पड़ता है, जैसे कि बुखारी जलाने के लिए गोबर और लकड़ियाँ, वो भी पूरा एक एक कमरा भर के, जिसमें एक कमरे में लकड़ियाँ और एक कमरे में गोबर जमा करना पड़ता है। ये जो आपकी गाय है उसी का ही गोबर है? हाँ, इसी का गोबर है और पहाड़ से भी लाता है। पहाड़ से भी लाते हैं? अच्छा, कितने महीने लग जाते हैं इतना गोबर जमा करने में? जून, जुलाई, अगस्त, अच्छा, सितंबर तक। पूरी गर्मी तक मतलब जमा करते हैं। और गर्मी में उगा अनाज, जैसे कि यहाँ उगने वाला जौ या बारले, उसे भी एक कमरे में जमा करते हैं। इसीलिए ही यहाँ बेडरूम से ज़्यादा स्टोर रूम होते हैं। बल्कि अपने जानवरों को भी सर्दी से बचाने के लिए उन्हें भी घर के अंदर ही रखना पड़ता है। छोटा पीछे का 1.5 महीने का है। क्या नाम रखा है कुछ इसका? इसका लुलू। लुलू। भाई होते हैं ना सबके। तो इसे बाहर नहीं निकालते आप? हैं? हाँ, बाहर नहीं निकलते ना, आहिस्ते 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 निकलते हैं। ये देखो, ये तो बहुत उधम मचा रही। हाँ, ये यहाँ की एक और ख़ास चीज़ जो कि है ड्राई टॉयलेट। पाइपलाइन तो यहाँ जम जाती है और साथ ही साथ ड्रेन या नाली भी जम जाती है, तो इसलिए ये लोग ड्राई टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो बाद में खाद में भी काम आता है। जमा हुआ टॉयलेट तो इतना खूबसूरत नहीं लगता, पर एक चीज़ है जो जमी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे कि फ्रोज़न वाटरफॉल। बस फिर उसी फ्रोज़न वाटरफॉल का पता करके मैं निकल गया हूँ उसको देखने, पर उस तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अभी वाला जो सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सालों पुराना है और ये अभी एक तरह से अबेंडन हो चुका है। इसको कोई यूज़ नहीं करता, पर अभी मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आगे फ्रोज़न वाटरफॉल तक जाना है। इस ब्रिज की सच्चाई ये है कि अगर आप इस पे चलोगे तो इसमें बीच बीच में कहीं कहीं इतने बड़े बड़े गैप्स बने हैं जिसमें से एक आदमी आराम से निकल जाएगा और सीधे नीचे जाके गिरेगा। बट इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको वो गैप्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो गैप्स बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो जैसे कि आप ये वाला छेद देख सकते हैं, देखो मैं इसे अगर पैर से हटाकर आपको दिखाऊं
तो ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। वो अभी दिख भी नहीं रहा था कि इतना बड़ा गैप है बीच में। अभी मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर गैस करना है कि गैप्स कहाँ कहाँ पर है और इसे पूरा पार करना है यार। यही एक रास्ता है। तो कभी टूटा ब्रिज और कभी झाड़ियां पार करके अब पार करनी थी नदी। तो आप जितना भी देख रहे हैं पूरा पीछे ये नदी है जो पूरी तरह से फ्रोज़न है। और इस नदी को फॉलो करते करते आप एक फ्रोज़न वाटरफॉल की तरफ पहुंचोगे। और आप देख रहे हो कि पूरी बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे ठोक ठोक के आगे बढ़ना पड़ रहा है, वरना ये देखो ऐसे मज़े से स्लाइड हुआ पैर। और लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं आखिर पहुंच गया वाटरफॉल तक। वो रहा फ्रोज़न वाटरफॉल। बड़ा मुश्किल था यहाँ तक आना, पर बहुत ही सुंदर है यार ये वाटरफॉल। इसे देखना इतना अनोखा था कि ऐसा लगा ये नेचर ही है जो सिर्फ जमे हुए पानी को भी इतना खूबसूरत बना सकती है। बल्कि इसकी बारीकियां देखकर लगता ही नहीं कि ये अपने आप बना हो। और इसकी यही बात इसे और खूबसूरत बनाती है। वाटरफॉल का बहता हुआ पानी तो जमा हुआ देख लिया, पर यहाँ की ठंड को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी भी जमा सकती है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो साइंस कहती है कि जब बॉइलिंग वाटर को -26 डिग्री सेल्सियस से ठंडे टेम्परेचर की हवा में फेंको तो पानी हवा में ही आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। और ऐसा होता है मेबेम्पा इफेक्ट की वजह से। और ऐसा करते हुए आप लोगों को एंटार्क्टिका या अर्थ के पोल्स वाली जगह पर देखेंगे, पर मैं आपको अपने इंडिया में ही ऐसा करके दिखाता हूँ। पर यह जितना आसान दिखता है उतना नहीं होता, क्योंकि कभी टेम्परेचर सही नहीं होता तो कभी फेंकने का तरीका, या कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी वो रिकॉर्ड सही से नहीं होता। पर मैं कहाँ रुकने वाला था। रोज सुबह उठकर मैंने पूरी कोशिश करी और फाइनली इस बार वो परफेक्ट शॉट मिल ही गया, जो द्रास जैसी ठंडी जगह पर ही हो सकता है, इस बॉइलिंग वाटर को हवा में उछाल के। ओह वाह बादल देख रहे हो हमारा, वाह बस आ गया। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि जो बॉइलिंग वाटर है उसको हवा में उछालते ही वो पूरा फ्रीज हो जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी ठंड होने की आखिर वजह क्या है। वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि काफी सारी चीजें साथ मिलकर द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस बनाती हैं, जिसमें से एक है द्रास की ये खास लोकेशन, जो कि लगभग 10,500 फीट की हाइट पर है, वो भी ज़ांस्कर रेंज के इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे। और ये पहाड़ साइबेरिया से आती ज़्यादातर कोल्ड विंड्स को यहीं पर रोक लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही कम बारिश होती है, बल्कि साल का ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन सर्दी में ही हो जाता है, वो भी स्नोफॉल की फॉर्म में, यहाँ के ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से। और इतनी स्नोफॉल होने से यहाँ साल के ज़्यादातर टाइम ज़मीन बर्फ से ही ढकी रहती है, जिससे सूरज की गर्मी भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन सब वजहों की वजह से बनता है इंडिया का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। अब यहाँ इतनी ठंड होती है तो उसका कुछ असर यहाँ के बच्चों के खेल पर भी पड़ता है। जैसे हम गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ की गलियों में
बच्चे खेलते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी खेल रहे हो? खेलो खेलो। फिर बस इन बच्चों का थोड़ा साथ मैंने भी दे दिया। हम दोनों तुम सब चलो आ जाओ। तो गली का आइस हॉकी खेलने के बाद मुझे मिला यहाँ का एक गवर्नमेंट स्कूल। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ ना खेल रुक रहा था और ना ही पढ़ाई। अभी तो स्कूल बंद है, तो यहाँ पे ट्यूशन चलता है स्कूल जब बंद होता तो। अच्छा अच्छा, पढ़ाई चलती रहती है पढ़ाई चलती रहती है ताकि ये भूले ना। हाँ, फिर विंटर में भूल जाते सारी चीज़ जो पढ़ा। अच्छा। बच्चों को इतने लगन से पढ़ते देख ये तो साफ है कि द्रास का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। पर द्रास का पास्ट इतना अच्छा नहीं था। 1999 में हुए कारगिल वॉर का द्रास की जमीन ही गवाह थी, जिसमें शहीद हुए जवानों की मेमोरी में यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया, जिसको देखने का आज मुझे भी मौका मिला। और यहाँ पर एक हमारा जो फाइटर जेट है वो भी लगा हुआ है, जो इसमें यूज़ हुआ है कारगिल वॉर के टाइम पे, वो भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। और जितनी भी तोप और गन्स वगैरह यूज़ हुई हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई हैं इन लोगों ने। और ये एक्चुअल है, जो एक्चुअल उस मोमेंट पे यूज़ हुई हैं, ये कोई उनका रेप्लिका नहीं है। अभी तक हमारे कारगिल वॉर और कारगिल में जितने भी वॉर्स हुए हैं उनमें जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब के वो मेमोरियल बनाए हुए हैं। लगभग 397 सोल्जर्स की मेमोरियल है यहाँ पर। और इतने ज़्यादा जवान मतलब शहीद हुए हैं सिर्फ इस ज़मीन को हासिल करने के लिए। और बेशक यहाँ पर अभी बहुत शांति फील हो रही है, बहुत पीस है, बस तिरंगों के लहराने की आवाज़ आ रही है जो यहाँ पर लगे हुए हैं चारों तरफ। पर ये पीस जो यहाँ पर महसूस हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही शोर भरी है। और यहाँ पर आकर वो आपको शांति के साथ साथ वो चीज़ महसूस होगी। कारगिल मेमोरियल से कुछ दूर ही है द्रास की एक और खूबसूरत जगह, मुश्को वैली। मुश्को वैली छुपे हुए द्रास का भी छुपा हुआ कोना था। कुछ खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत घर और यहाँ के कुछ खूबसूरत लोग। और यहाँ मुझे बड़े हंसमुख बच्चे भी मिले। इनका फोटो लेते हुए जब इनकी फैमिली ने देखा तो उन्होंने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। और इस ठंड में तो मैं चाय के लिए मना करने से रहा, पर इस शीना फैमिली ने सिर्फ चाय नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। चलो आप लोग भी खाइए कि क्यों खाइए आप लोग, मैं ऐसा अकेले खाऊं अच्छा नहीं मेरे को। जिसमें से एक था सत्तू और घी, जो यहाँ की लोकल डिश है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका तो सब एकदम वही होता है ना, ऑर्गेनिक नेचुरल सब हुआ तो खुद से ही। नहीं बस और तो नहीं बस थैंक यू, बस चाय का सोचकर आया और फिर पूरा खाना खा के मैंने इस फैमिली को अलविदा किया। बाय। इंडिया के सबसे ठंडे विलेज में भी लोग बहुत ही नरम स्वभाव के थे। और द्रास की आने वाली सर्दियों में टेम्परेचर चाहे कितना ही गिरता जाए, पर यहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। आप लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं हैंडपंप से, तो ये सारे डब्बे आपके, आप भर के ले जाएंगे खुद ये वापस घर? अच्छा। जहाँ हमने शिकायतों से अपना शहर भर दिया है, वही ये लोग सुविधाओं से खाली घरों को भी बिना किसी शिकायत के गर्म रखना जानते हैं।
और इन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि जीने के लिए सिर्फ सही सुविधाएं नहीं, सही स्वभाव भी ज़रूरी है। बाय। और अगर हम भी सही स्वभाव से चले तो मुश्किल से मुश्किल मौसम भी हंसते हंसते गुजार सकते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोगों को मेरी तरह वीडियोस बनाने में या यूट्यूब फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स के आने के बाद मैंने प्लान किया है कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज को आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने का प्लान कर रहा हूं जिसमें यूट्यूब फिल्म मेकिंग के बारे में डीप नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उन्हें सबसे पहले पता चलेगा कोर्स के आने के बारे में। बट ये कोर्स तभी आएगा जब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगने वाला है। तो ज़रूर ज्वाइन करना वेट लिस्ट को अगर आप भी मेरी तरह अपनी वीडियोस बनाने के पैशन को फॉलो करना चाहते हैं।